हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, आपने देखा क्या पंजाब बजट पिछले ही हफ्ते आया था। हाँ, मतलब काफ़ी चर्चा में था क्योंकि आम आदमी पार्टी की पहली दिल्ली के बाहर मेजर सरकार है, तो काफ़ी लोगों की नज़र उस पे थी। तो क्या ख़्याल रहा तुम्हारा पंजाब बजट को देखकर? हाँ, एक तो ये पंजाब बजट को के चक्कर में मैं पढ़ रहा था पंजाब के बारे में, और हुँ, उन्होंने इस सरकार ने एक वाइट पेपर भी निकाला है उनके फाइनेंसेस के ऊपर। तो वो बड़ा हुँ, दिलचस्प लगा मैं मुझे, और वो पढ़ते-पढ़ते मैं थोड़ा पंजाब के बारे में, पंजाब की जो पब्लिक फाइनेंस हिस्ट्री है, वो थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गया। तो मतलब मैं पंजाब तो कभी गया नहीं हूँ, और पंजाब से मुझे मेरे इतने दोस्त भी नहीं है, तो ऐसा मुझे हुँ, पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है उस जगह का। लेकिन मैं सिर्फ पब्लिक फाइनेंस के दृष्टिकोण से देख रहा था कि पंजाब में हो क्या रहा है। और वो व्हाइट पेपर में बहुत ही सौरभ आलोचना की थी खुद सरकार की, पिछली सरकारों की। आम तौर पे तो मुझे लगता है ऐसी जब आलोचना होती है तो वो यही पॉलिटिकल होती है कि दूसरी सरकार गलत कर रही थी और हम बदल देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे टाइप का रेटरिक होगा। लेकिन जब मैं और थोड़ा देखते गया तो सौरभ मुझे लगा पंजाब थोड़ा अपवाद ही है काफ़ी दूसरे राज्यों से। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अपनी अपेक्षा से काफ़ी कम परफ़ॉर्म करते हैं, या फिर कुछ ऐसे हुँ, राज्य हैं जिनमें तो अर्थव्यवस्था कितने ही दशकों से खत्म ही चल रही है, मतलब लेकिन हुँ, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें मतलब जो देश का एक नंबर 1 पे था इनकम्स पर, मतलब आमदनी पर कैपिटा पे देखें तो सबसे अमीर राज्य आप कह सकते हैं पर व्यक्ति के दृष्टिकोण से। वो 1 नंबर से आज 19वें नंबर पर आ गया है भारत में। हुँ, हुँ, तो हुँ, मतलब इतना गिराव शायद और किसी राज्य का नहीं हुआ होगा अर्थव्यवस्था के मामले में। तो ये बहुत ही मुझे अचरज की बात लगी। मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी जो 70-80 के दशक वाली थी कि हरियाणा और पंजाब भारत के सबसे अमीर बड़े राज्यों में से सबसे अमीर राज्य है। लेकिन वो बात मतलब पुरानी हो तीन गई चार है। दशक पुरानी है। और ये मेरा हुँ। एकदम बेजियन अपडेशन हो गया। मुझे लग रहा था कि नहीं, हरियाणा और पंजाब तो अमीर है। आपको पता था क्या सौरभ ये? नहीं, 19 मुझे पता था नीचे आ गया, पर मैं फिर भी अगर तुम मेरे से ऐसे अचानक से पूछते तो मैं बोलता हम्म। टॉप 10 तो होगा ही। ठीक है, हाँ, तो ये तो बात काफ़ी समय से लोग बोलते हैं कि पंजाब जो है तो और ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि रैंकिंग गिर गई है, पंजाब ऐसा नहीं कि गरीब हो गया है या सिकुड़ गया है, लेकिन बाकी राज्यों का ग्रोथ रेट जो है वो पंजाब से ज़्यादा रहा है। तो हाँ, पंजाब भी ग्रो ही किया है, लेकिन काफ़ी कम ग्रोथ है बाकी। तो एक चीज़ तो क्लियर दिखती है 90 जो लिबरलाइज़ेशन के बाद वाली ग्रोथ हुई है ना प्रणय, उसमें लगा कि जैसे पंजाब जो है वो भागीदार नहीं रहा। ऐसा हाँ। मुझे तो फीलिंग हम्म, रहती है। बिल्कुल सौरभ, एक्चुअली चिन्मय तुम्बे जो हमारे गेस्ट रह चुके हैं पुलियाबाजी पे, हुँ, उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी जो आर्थिक ग्रोथ रेट है वो 1991 के पहले की ज्यादा थी, और 1991 के हुँ, बाद कम है। बाकी सब कम राज्यों है। में उल्टा है ना, हुँ, क्योंकि हुँ, लिबरलाइजेशन के बाद सबको ही फायदा हुआ। लेकिन पंजाब का जैसा आप कह हुँ, रहे थे, तो शायद सही है, हुँ। पंजाब अपवाद है उसमें। हाँ, और वो सोचना चाहिए कि क्यों हुआ कि शायद लिबरलाइज़ेशन के बाद जैसे नॉलेज इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ी और पंजाब में नॉलेज इकोनॉमी वाली इंडस्ट्रीज़ पहले भी नहीं थी और बाद में तो है ही नहीं। और थोड़ा डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी हुआ आई मीन काफ़ी वहाँ पे बड़ी जैसे हीरो साइकिल्स बहुत बड़ी बड़ी थी, वो एक कंपनी ऑलमोस्ट चली ही गई। है ना? तो जो भी जिस चीज़ जिन काफ़ी चीज़ों में टेक्सटाइल बहुत बड़ा था, वो भी एक काफ़ी चला गया। तो शायद एग्रीकल्चर और जिसको बोलना चाहिए ब्लू कॉलर बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी, क्या कहते हैं, जिसको बोलना चाहिए उनका शेयर बहुत ज़्यादा हाई था मार्केट में और वो किसी वजह से आई मीन लिबरलाइज़ेशन से उन सेक्टर्स को तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ। जो सर्विसेज़ सेक्टर था जिसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो शायद पंजाब में कम था और फिर इसीलिए ग्रोथ रेट कम हुआ। तो कहीं तुमने ये देखा क्या कि सर्विसेज, एग्री और मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी रेशियो है, क्या वो पंजाब का बाकी स्टेट से बहुत अलग है? ये एक हुँ। रीज़न हो सकता है क्या? नहीं सौरभ, मैंने इसके इसके ऊपर तो नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है इसका कारण
एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, कृषि जगत से ही अच्छा। रिलेटेड है, क्योंकि मैं इसलिए बताऊंगा, एक और किताब है डिस्पाइट द स्टेट, एम राजशेखर की, हुँ, उन्होंने हर एक राज्य के ऊपर मतलब 30-40 पेजेस लिखे हैं उनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए। तो पंजाब के ऊपर ठीक भी है। बहुत अच्छा एक दिलचस्प चैप्टर है। तो उसमें वो हुँ, बताते हैं कि इंडस्ट्री में पंजाब में 3 काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी ना, साइकिल, स्पोर्टिंग गुड्स, मतलब फीफा के हुँ, फुटबॉल वगैरह भी पंजाब से जाते थे, हुँ, उस टाइप, बिल्कुल। उस लेवल की चीज़ थी ये, कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं थी। और तीसरा होज़ियरी, ये 3 चीज़ें थी हुँ, जिसमें पंजाब काफ़ी मशहूर था। लेकिन उसके बाद आप देखें तो 80-90 के दशक से लेकर और लिबरलाइज़ेशन के बाद बाकी जो नेबरिंग राज्य हैं, उन्होंने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह, आप आपने भी स्टोरी सुनी होंगी कि कैसे लोग रहते हैं चंडीगढ़ में हैं, लेकिन उनकी जो हुँ, इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वो बड्डी या अलग जगह पर हैं, जस्ट बिल्कुल। क्लोज़ टू तो क्यों हुँ, ऐसे हो और रहा है? उसमें तो लेकिन वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी था ना, एक्साइज़ एग्ज़म्पशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिल स्टेट्स को दी थी प्रणय, अगर तुम्हें याद हो। तो हाँ, नहीं उसमें बेचारा हिल्स पंजाब क्या करे? हाँ, नहीं, हिल्स नहीं, वो पंजाब कर सकता था, पंजाब ने क्या नहीं किया मैं अच्छा, बताता हूँ। क्योंकि पंजाब ने अच्छा। एक बड़ा कारण उस किताब में वो ये भी बताते हैं कि इंडस्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स वगैरह थे, पावर रेट्स, वो पंजाब के बहुत ज़्यादा थे कंपेयर्ड टू द अदर्स नेबरिंग हाँ, स्टेट्स। ओके। और ये ऐसा क्यों था? हुँ, क्योंकि पंजाब वाज़ गिविंग वेरी हेवी सब्सिडीज़ टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। और वो कभी हुँ, पावर सेक्टर जो आप देखेंगे पंजाब का, तो मतलब 15,000 करोड़ सौरभ हर साल का वो पावर हुँ, सब्सिडी में दे रहे हैं। मतलब हुँ, 11% उनका बजट सिर्फ और सिर्फ हुँ, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में जा रहा है। मतलब हुँ, ये नंबर को थोड़ा सोचना चाहिए। हुँ, आप हुँ, 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 11 रुपए आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में दे रहे हैं। तो जब आप इतनी बड़ी हुँ, सब्सिडी एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से तो पैसे निकालने हैं पावर सेक्टर को सस्टेन करने के लिए। तो हाउस होल्ड्स और हुँ, इंडस्ट्री का जो पावर सेक्टर रेट है वो बहुत ज्यादा था कंपेयर टू अदर रेट्स। तो हुँ, उस वजह से भी काफी और भी कारण होंगे, लेकिन ये एक कारण था कि दूसरे स्टेट्स जो थे आसपास वाले, वो ज्यादा मतलब जो प्रलोभन दे रहे थे दूसरे साइड, वो अट्रैक्टिव थे। तो काफी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं थे इंडस्ट्रीज, लेकिन वो आसपास की हुँ, जगह चले गए, या जो नई चीजें हुँ, आनी थी वो आसपास आई, बॉर्डर के जस्ट उस तरफ आई, लेकिन इस तरफ हुँ। नहीं आई। जैसे जम्मू में भी सांबा वगैरह में काफ़ी मुझे पता है, पर वो मुझे मुझे ऐसा लगता था कि सरकारी इंसेंटिव की वजह से है, क्योंकि सब जगह एक्साइज़ एग्ज़म्पशन थे। बड्डी सांबा में तो मैं जानता हूँ कि एक्साइज़ एग्ज़म्पशन थे, और हरिद्वार में भी, ओके। हम्म लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी एक बड़ा कारण रहा हो। दूसरा मुझे लगता है कई बार इंसेंटिव से एक ये तो नुकसान होता है कि डायनामिज़्म इकोनॉमी का चला जाता है, क्योंकि आपने एश्योर करके रख दिया है कि भई इतनी इनकम आपको आनी है। तो एश्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, इंसान फिर खुद से सोचेगा यहाँ पे मुझे पक्का बंधा-बंधाई इनकम आनी ही है, तो कुछ नया भी दिख रहा है तो मैं क्यों रिस्क लूँ लाइफ में, है ना? तो हम्म जिन भी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा सरकारी दखल होगा तो कुछ समय के लिए तो उससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर सरकारी दखल से जब आपका माहौल बदलेगा, तो आप बदले माहौल का फ़ायदा उठाने में पीछे रुक जाओगे, और पंजाब मुझे लगता है इसका एकदम जीता-जागता एग्ज़ाम्पल है। बिल्कुल सौरभ, और आप हम देखेंगे कि तो कई बार जो लोग डायग्नोसिस करते हैं पंजाब का, वो काफी सेक्टर स्पेसिफिक करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, मतलब हेल्थ में हुँ, जो लोग अपने जेब से खुद पैसा देते हैं, वो पंजाब का सबसे ज्यादा है भारत में। तो कहते हैं हेल्थ अच्छा। सेक्टर खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, पंजाब में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, इतना सारा अश्योर्ड इनकम है, तो लोगों ने फर्टिलाइजर वगैरह जम के यूज किए, लेकिन उसकी वजह से ये सॉइल क्वालिटी खराब हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण जो है वो अर्थव्यवस्था का स्लो होना है। और अर्थव्यवस्था का स्लो होने की वजह से हम देखेंगे तो उनके जो रेवेन्यू है, मतलब आमदनी सरकार की, और जो खर्चा है, उन दोनों पे फर्क पड़ा है। तो हम लोग पहले आमदनी की बात करते हैं। तो क्योंकि
पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई है, तो आप ये काफ़ी ज़ाहिर-सी बात है कि उनके टैक्स कलेक्शन भी घटे हैं। तो सरकार को जितना पैसा सरकार जितना पैसा टैक्स कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं सौरभ। सरकार के पास 2 ही आमदनी के स्रोत हैं, या तो खुद टैक्स करें या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब कुछ सर्विस चार्ज वगैरह लगाए, या फिर दोनों चीज़ नहीं कर सकते तो फिर कर्जा उठाए। तो पंजाब के केस में यही देखते हैं हम, क्योंकि वो ना तो टैक्स बढ़ा पा रही थी, दूसरा ना तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कर रही थी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप जो भी चीज़ें प्राइवेट सर्विसेज दे रहे हैं, उसका आप एटलीस्ट सर्विस का उतना भुगतान तो करें। तो जैसे आप बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत रेट पर दे, वाटर रेट पर दे, जिससे कि आप जितनी उसकी स्कैरसिटी है, उसकी प्राइसिंग उतनी तो भी होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में वो दोनों चीजें फ्री थी, तो उस वजह से एक ही उनका स्रोत रहा था, बोरोइंग। तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे तो पंजाब की जो बोरोइंग है, वो उनकी जीएसडीपी की आधी जीएसडीपी उनकी सिर्फ बोरोइंग के जितनी है। मतलब आप ये देख वाह, सकते हैं आधी। कि हाँ, हाँ। तो ये मतलब जीएसडीपी तो वैसे एक फ्लो है, और डेट जो बोरोइंग है वो एक स्टॉक है, लेकिन फिर भी एक डेट टू जीडीपी के लिए हम लोग यूज करते हैं ये टर्म। तो ये आप मान लें कि पंजाब का कंपेयर टू ऑल अदर इंडियन स्टेट्स बहुत ज्यादा बोरोइंग है। तो उस वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जितना भी वो पैसा टैक्स से उठा रहे हैं अभी, उसका 20% वो सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो पिछले जो लोन्स लिए हैं उन्होंने उस पर। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा हाल है उनका। तो ये एक चीज है, बोरोइंग बहुत ज्यादा है। बोरोइंग जब ज्यादा होती है तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट बोरोइंग रहती है, उसका इंटरेस्ट रेट पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पे करती है, क्योंकि उनकी हालत खराब है। तो ये एक चक्रव्यूह में वो फंस चुके हैं, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं लोग अक्सर। श्रीलंका वगैरह के लिए भी यूज किया था ये टर्म। तो हमारे राज्यों में आप अगर देखें तो पंजाब एक डेट ट्रैप में जरूर फंस चुका है इन सब चीजों की वजह से। तो यही यही चीजें, अगर वो रेवेन्यू नहीं ले पाए, उसकी वजह से काफी उन्होंने डेट लिया, उसकी बाद बहुत सारी चीजें हुई। तो ये चीजें अब थी रेवेन्यू साइड पे। अब आप एक्सपेंडिचर साइड, खर्चे पे देखें तो उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है सौरभ। उनकी हालत खराब थी, लेकिन जो खर्चा है सरकार का वो एकदम बेधड़क चलता रहा। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज जानी कि पंजाब सरकार की जो पे स्केल है, वो यूनियन गवर्नमेंट की पे स्केल से भी ज्यादा है। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब सरकार खुद पे खर्च कर रही है, लेकिन सरकार के पास तो आमदनी कर्जा ले नहीं है, तो लेके, वो टैक्स ले, हाँ, कर्जा ले है लेके। कर्जा और ले लेके खुद पे। हाँ। बिल्कुल सौरभ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग जो सरकार खर्च करती है, वो दो चीजों पे हम लोग डिवाइड करते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप कुछ ऐसा जो नया खड़ा कर रहे हैं, जो आगे की जनरेशन्स के लिए यूजफुल होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जनरली सैलरीज, पेंशन्स, नई या पेट्रोल यूज कर रहे हैं आप कार में वगैरह, उन सब चीजों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो पंजाब बाकी सब राज्यों के मुकाबले उनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो अंतर है, वो सबसे ज्यादा है। मतलब हर एक रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 16 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर साल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, वो ना के बराबर है पंजाब में। तो ये कई सालों से चला रहा है। तो जो भी सरकार पैसे बोरोइंग कर रही है, वो खुद पे ही खर्च कर रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये काफी बुरी हालत हो गई है उस मामले में भी। ये तो मतलब ओके, तो काफ़ी आई मीन काफ़ी मेरे ख़्याल से तो इसका क्या क्या कर सकते हैं, मतलब प्रणय क्या लग रहा है, ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे निकल ही नहीं पाएँगे कि कुछ होने, आई मीन कुछ रास्ता है इस चीज़ का? नहीं,
ये सब इरिवर्सिबल तो नहीं है सौरभ, मतलब चाइना ने माओ के बाद भी क्या कमाल करके दिखाया, तो कोई भी राज्य और कोई भी देश अपनी क्या बोलते हैं मुकद्दर को बदल सकता है खुद से। तो ये इस बारे में भी ये तो इस जो नई सरकार है, पहली बात तो ये सौरभ, डेमोक्रेसी में एक अच्छी बात होती है कि जब सरकार बदलती है तो नई सरकार एक नए सिरे से शुरुआत कर सकती है। तो ये है कि इस सरकार, जो नई सरकार आई, उसने एक तो माना कि हम लोग बहुत ही बुरी अवस्था में हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सबसे पहला पॉलिसी चेंज का यही है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि प्रॉब्लम है। पिछली सरकार तो चल रहा है, थोड़ा बहुत करेंगे हो जाएगा टाइप था। तो ये एक है। अब ये सरकार ने दो चीजें बताई है। एक तो वो बोल रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन फाइनली सौरभ वही होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, अल्कोहल एक्साइज ड्यूटीज। तो वो बोल रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटीज, अभी उनका दावा ऐसा है कि पिछली सरकार ने जो अल्कोहल इंडस्ट्री थी वो भी मोनोपोलाइज कर ली थी, तो उसकी वजह से जो एक्साइज की आमदनी थी सरकार के पास वो बहुत कम हो रही थी। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग कंपटीशन लाएंगे वगैरह वगैरह, उस ज्यादा टेंडर्स देंगे, उसकी वजह से उन लोगों को लग रहा है कि पैसा ज्यादा कमाएंगे। दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो जीएसटी में एनफोर्समेंट थी वो काफी कमजोर थी पंजाब में, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग उसको बेहतर करेंगे और उसके थ्रू हम लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये दो चीजें उन्होंने बताई है। ज्यादा नंबर्स तो उन्होंने भी नहीं दिए कितने इन दोनों से वो पैसा कमा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी जो दुखती रग है वो पावर सब्सिडी ही है और उसको ये सरकार अभी भी अटैक करने के मूड में नहीं है। बल्कि सरकार ने, इस नई सरकार ने हाउस होल्ड सेक्टर के लिए 300 यूनिट फ्री कर दिया है पावर अब। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि एग्रीकल्चर फ्री था पावर, तो उन्होंने हाउस होल्ड और इंडस्ट्री में ज्यादा था रेट्स, तो वो शायद तो एनीवे थोड़ी नाइंसाफी हो रही थी। तो हो सकता है हाउस होल्ड को थोड़ा फ्री दें, थोड़ा एग्रीकल्चर में बढ़ाएं, पर जैसा तुमने कहा एटलीस्ट एक शुरुआत है। एक शुरुआत तो सबसे पहले यही है कि पहले माना तो कि भाई हम गड्ढे में हैं, उसके बिना गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे। और ये व्हाइट पेपर एक अच्छी चीज है। हमें ही नहीं पता था, हमारा भी ध्यान इसीलिए आकर्षित हुआ कि भाई ये पंजाब का फाइनेंसिस क्यों इतने खराब हैं और शायद इस पे और शोध होना चाहिए। तो हमारे दर्शक भी हमको बताएं और हमारे श्रोता कि आपको अगर कोई और इंसाइट है, कोई और आपको लगता है कि क्या हुआ पंजाब में और क्या वो कर सकते हैं आज की डेट में, जरूर अपने कमेंट्स में हमको बताइए। और आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Hello everyone, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On the Habit Coach podcast, we bring you a Pride Month special episode. Fertility specialist Dr. Yuvraj Jadeja talks to Ashton about safe queer sex practices. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with Rahul Thappa, managing director of Naviga, on the watchmaker's craft. On Smarter with Sid, Siddharth ponders over how content creator PewDiePie manages to stay relevant. On Hansvani, a tribal woman takes a stand against her abusive husband in the story Var. And on Ek Chuski Finance, Priyanka highlights the importance of estate planning. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the Shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms that you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Capgemini, Intel vPro, and Intel. Future Banao Wonderful with Intel-powered laptops.